सभी आए हुए लोगों का मैं स्वागत करता हूं। आज के इस बहुजन क्रांति मोर्चा के प्रवर्तक माननीय वामन मेश्राम साहब, जिनके अगुवाई में पूरे महाराष्ट्र में जो 24 अप्रैल 2018 से और 3 जून तक 2018 तक इस बहुजन क्रांति मोर्चा का परिवर्तन यात्रा का प्रोग्राम होने जा रहा है। उपस्थित सभी मान्यवरगण और इस भारत के सभी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और माइनॉरिटी समाज, बुद्धिस्ट, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, सभी अल्पसंख्यक लोग, आप सभी का इस बहुजन क्रांति मोर्चा में मैं स्वागत करता हूं। और इस बहुजन क्रांति मोर्चा का जो मकसद था, वर्तमान में जिस तरह की परिस्थितियां निर्माण हो चुकी है और सभी बहुजन लोग जो है वो अपने हक और अधिकार की समस्याओं से अभी गुजर रहे हैं और देश में जिस तरह की व्यवस्था जो काम कर रही है वो संविधान का द्रोह कर रही है और संविधान के खिलाफ जाकर ये सब काम यहां की व्यवस्था कर रही है। और इन सभी मुद्दों को लेके आज हमारे एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी समाज के जो हजारों समस्या निर्माण हुई, उस समस्या का जो कारण है वो कारण हमें ढूंढना पड़ेगा। और इसीलिए आज पूरे महाराष्ट्र में, आज अमरावती में दोपहर 1 बजे धामनगांव में ये परिवर्तन यात्रा पहुंची और उसके बाद आज अमरावती में ये परिवर्तन यात्रा पहुंच चुकी है। साथियों, जिस तरह का समाज में जो ठहराव पैदा हो चुका है, इससे सभी लोगों की समस्या निर्माण हो चुकी है और इसमें हम परिवर्तन करना चाहते हैं। और जो ठहराव आ चुका है, इसका मूल कारण जो है वो संविधान पे अमल ना करना, ये मूल कारण है। और इस लोकतंत्र पे ब्राह्मण तंत्र हावी हो चुका है और जो 3.5% समाज है वो इस लोकतंत्र को हाईजैक कर चुका है। और इसीलिए हम यहां के सभी एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी समाज के लोग एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए और अपने मुद्दों को लेके सभी सामाजिक संगठन जो है अपनी लड़ाई अकेले अकेले लड़ रहे हैं, लेकिन हम अकेले लड़ाई लड़ते हैं तो हमारी पिटाई की जाती है। और इसीलिए हम जो पीटे पीटे लोग हैं एक साथ आना चाहिए। इसके लिए ये बहुजन क्रांति मोर्चा ने पहल की है और इसी को लेके आज मान्यवर वामन मेश्राम साहब इसका जन जागरण पूरे महाराष्ट्र में आज कर रहे हैं और आने वाले वक्त में संपूर्ण भारत में इस जन जागरण का कार्यक्रम किया जाएगा। इन्हीं मुद्दों के साथ मैं सभी मान्यवरों का स्वागत करता हूं और मेरे शब्दों को मैं विराम देता हूं। धन्यवाद। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय असलम भारती साहब को, वो आए और अपनी बात रखें। माननीय असलम भारती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा महर निहायत रहम वाला है। आज के इस परिवर्तन यात्रा का अमरावती में एक कार्यक्रम है जो 24 अप्रैल से नागपुर से शुरू हुई है
और बहुजन क्रांति मोर्चा और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के कॉम्बिनेशन में ये परिवर्तन यात्रा आज आयोजित की जा रही है। और इस यात्रा के माध्यम से आज ये संदेश मौजूदा सरकार को दिया जा रहा है कि भारत देश में आज मौजूदा हालात जो हम देख रहे हैं सबके सामने है कि मुस्लिम समाज, दलित समाज और एसटी, ओबीसी समाज के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, इसके खिलाफ हम सबको मिलजुल कर एकजुट होना होगा और हमारे माननीय वामन मेश्राम साहब के हाथ को मजबूत करना होगा। इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमें चलना होगा, जब जाके हम इस ब्राह्मणवाद के आतंकवाद को रोक सकते हैं और उससे मुकाबला कर सकते हैं। आज़ादी के पहले भारत देश के हालात आप भली भांति जानते हैं। आप में ऐसे लोग मौजूद हैं जो इतिहास के पन्नों को बारीकी से पढ़ने वाले लोग हैं। आज़ादी के पहले भारत देश में मुस्लिम समाज की हालात कहाँ थी और आज मौजूदा हालात में मुस्लिम समाज की हालात कहाँ है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। और मुस्लिम समाज का हमेशा शोषण किया गया है, इसका इस्तेमाल किया गया है, सिर्फ और सिर्फ सत्ता की लालच के लिए वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। लेकिन मैं ये इस मंच से मैं शुक्रगुजार हूँ वामन मेश्राम साहब का कि उन्होंने हम जैसे नाचीज लोगों को इस मंच पे खड़े रहकर ये बात हमारे समाज तक और दूसरे समाज और ब्राह्मणवाद को चैलेंज के साथ हम कहना चाहते हैं कि हम अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारे शोषण को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे पे अत्याचार हो रहे हैं, हमारे पे जुल्म हो रहा है, इसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे और हम श्री वामन मेश्राम साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम इनके साथ चलने के लिए तैयार हैं। हम इनके साथ, इनके पीछे खड़े हैं। एक अल्लामा इकबाल का शेर मैं अर्ज करता चलूं, सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा काम तुझसे दुनिया की इमामत का। आज मुस्लिम समाज को मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि मुस्लिम समाज इस दुनिया में इमाम की हैसियत से आया था। इमाम म्हणजे रहबर, कैप्टन। लेकिन आज अफसोस, सदा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुस्लिम समाज की हालात इस ब्राह्मणवाद, इस आरएसएस लॉबी ने इससे बदतर कर दी है और इसके पीछे पॉलिटिकल पार्टीज भी है। आप अच्छी तरह जानते हैं, मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझूंगा, आप इशारा समझ सकते हैं। लेकिन हमें अब जागरूक होना होगा। हमें बाबा साहेब अंबेडकर साहब के संविधान को पूरी तरह से अपने को उस पर अमल करना होगा और वामन मेश्राम साहब के साथ मिलकर इनका हाथ बटाना होगा और इस यात्रा को कामयाब बनाना होगा। इसी के साथ मैं अपने 2 शब्द समाप्त करता हूं। जय हिंद। मैं अनुरोध करना चाहता हूं अफसर अली साहब को, जो कि प्रदेशाध्यक्ष है मुस्लिम लीग के, वो आए और अपनी बात रखे। जनाब अशरफ अली साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस मंच पे हाज़रीन जलसा और सामाईन, मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही है, हमारे बिरादर वतन को आदाब और सबको अस्सलाम वालेकुम। आज मैं इब्तिदाई तकरीर सुन रहा था जिसको प्रस्तावित भाषण कहते हैं।
आज एडवोकेट साहब ने बड़ी कीमती बात अभी बताया उन्होंने, और यकीनन उस पर हम लोग गौर ही नहीं करते। यानी मुल्क आज़ाद हुआ जब से, चाहे हुकूमत किसी की भी हो, इस मुल्क पर हुकूमत कोई और भी करता हो, लेकिन बात सच्ची ये है और ईमानदारी की ये है, जो हमारे मुल्क का दस्तूर है उस पर किसी ने अमल ही नहीं करा। अगर मुल्क के दस्तूर पर अमल करते तो आज जो मुल्क के हालात है ये कभी ना होते। आज आपको मालूम होना चाहिए, और खास तौर से नौजवानों को, कि पूरी दुनिया के अंदर हमारे मुल्क को अगर शर्मिंदा होना पड़ रहा है तो सब में ज्यादा अफसोस का मुकाम हमारे लिए क्या हो सकता। हमारे असलाफ ने, हमारे पुरखों ने जो इस मुल्क के आज़ादी के वास्ते, हमारे उलमा इकराम ने इस मुल्क के आज़ादी के वास्ते जो कुर्बानियां पेश करी, क्या यही दिन देखने के लिए इस मुल्क के अंदर क्या ऐसा तबका एक, क्या मुझे ये बात इस स्टेट पे कहते हुए और बोलते हुए शर्म महसूस होती, जो 8 साल की बच्ची पर आपने सबने टीवी पर, चैनलों पर, अखबारों के व्हाट्सएपों पर सुना है, महसूस किया है कि मेरे मुंह से ये जुमला अच्छा नहीं लगता कि उस पर रेप किया गया हो एक प्लानिंग के तहत। और क्यों? कि और उसका नाम लेकर आपने इस मुल्क के अंदर और तो कितने भी ये जिसको बलात्कार कहते हुए, लेकिन इस बच्ची का नाम सब में पहले टीवी चैनल वालों ने जो उजागर किया, उसके पीछे एक मकसद, एक प्लानिंग था कि मुल्क के मुसलमानों को बताना है तुम्हारा मुकाम क्या है करके, ये मकसद था उनका। और वो नादान, मैं इस मंच से कहता हूं, ये वो नादान ये चीज को भूल रहे। हमने इस मुल्क को आजाद कराने के लिए मामूली कुर्बानी नहीं दिए, और आज भी इंशाअल्लाह इस मुल्क के दस्तूर को बचाने के लिए कुर्बानी से इंशाअल्लाह पीछे नहीं हटेंगे। ये उन नादानों ने समझ लेना चाहिए। मेशराम जी ने तो बहुत सी बातें हुई, इनका डीएनए वगैरह अभी हमारे असलम भारती साहब बता रहे थे, किसी मखसूस तबके का नाम लेकर। मैं नहीं समझता हूं किसी का नाम लूं, कौन क्या कर रहा है, कितने % कौन है, और वो अपने मुल्क की पॉलिसी क्या बना रहा। उनके डीएनए के ताल्लुक से भी बहुत से मुल्क के अंदर उसकी रिपोर्ट भी आ चुकी कि ये लोग मुल्क के बाशिंदे नहीं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। लेकिन आपको याद होना चाहिए, अब्दुल हमीद जैसा जब इस मुल्क पर मुसीबत आती हो तो अपनी जान कुर्बान कर सकता, ऐसे कई नौजवान हैं जब इस मुल्क के दस्तूर पर आ जाएंगी तो कई जानें कुर्बान करेंगे, क्योंकि हमको सब में पहले हमारा मुल्क अजीज, उसके बाद में उसका दस्तूर अजीज। और हम यही चाहते, यकीनन मैं बामसे वालों को मुबारकबाद देता हूं, वो पूरे मुल्क के अंदर ये चीज को चला रहे। आज हकीकत में हमारे समाज के अंदर, मैं मेरे मुस्लिम समाज की बात कर रहा हूं, इन्हीं को मालूम ही नहीं हो रहा कि क्या हुकूमत कर रही, कैसे कैसे प्लानिंग के अंदर एक एक चीज।
इलेक्शन जब भी कोई मूवमेंट आता या गुजरात का इलेक्शन आता तो आपके थैले में से एक चीज निकाली जाती, तलाक का मसला। और अभी हुकूमत ने वो निकाली हलाले का मसला। उस पर राय मशवरा पूरे मुल्क से हो रहा। ठीक है, मुकर्रिर हजरात बहुत है यहाँ पर, कभी इंशाअल्लाह मौका मिलेगा तो आप लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करूंगा। लेकिन मैं यही नहीं कहता हूं कि मुसलमानों को इस मुल्क के अंदर उसकी हिफाजत की जरूरत है। जितने भी हमारे समाज है, मैं हमेशा अपने तकरीरों के अंदर ये कहता हूं, अगर कोई यकीनन इस मुल्क से अगर मोहब्बत करता हो, चाहे वो कोई भी समाज का हो, चाहे वो 3.5% के समाज का क्यों ना हो, अगर वो इस मुल्क के मोहब्बत अगर करता है तो ये मुल्क की हिफाजत भी करना उसके ऊपर उतनी जिम्मेदारी है। क्योंकि हुकूमत के हालात जो बता रहे अच्छे हालात नहीं है। मैं अभी 2 दिन पहले किसी मुकाम पर था तो वहां पर कुछ बातें मैं सुन रहा था सियासी लोगों के, कि आने वाले इलेक्शन के मोमेंट के अंदर जो हुकूमत के जो भी इशारात मिल रहे ये मुनासिब नहीं है हमारे मुल्क के लिए। इसलिए शुक्रिया। मैं इंशाअल्लाह मैं आप लोगों से फिर गुजारिश करता कि आज मुल्क को एकता की बहुत जरूरत है और सारे समाज को सबको जोड़कर चलना, सबको साथ में लेके चलना बेहद आज जरूरत है। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज। शुक्रिया साहब। इसके बाद कार्यक्रम के उद्घाटक मुफ्ती जियाउल्लाह खान साहब आए और अपनी बात रखें। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान निहायत रहम वाला है। मेरे भाइयों और इस स्टेज पर तशरीफ़ फरमा बाम सेफ के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट बहुत ही काबिल एहतराम जनाब वामन मेश्राम जी साहब, इसी तरह से और भी दूसरे समाजों से ताल्लुक़ रखने वाले मान्यवर, मुझे बहुत ही कम वक्त में कुछ काम की बातें आपके सामने करनी हैं। हमारा ये मुल्क जिसे एक ज़माने में सोने की चिड़ियाँ कहा जाता था, जिसमें लोग रहने के लिए तरसते थे, जहाँ से हमेशा अमन की आवाज़ उठती थी, शांति और शांति की सदाएं लगती थी, जहाँ के अमन और भाईचारगी की मिसाल पूरे दुनिया में दी जाती थी, हमारे इस मुल्क में हमारी जान, हमारा माल और हमारी आबरू तीनों खतरे की जद में है। जान तो इस तरह से कि कहीं पर गौरी लंकेश का मर्डर हो जाता है और वजह मालूम नहीं होती, कहीं पर धाबोलकर का मर्डर हो जाता है, वजह मालूम नहीं होती, पुर इसरार अंदाज में जज लोहिया की मौत हो जाती है और तहकीक नहीं होती। कभी किसी का इनकाउंटर हो जाता है, वजह समझ में नहीं आती। कभी गौरक्षा के नाम पर मॉब लीचिंग होती है, निहत्ते लोगों को पीट पीट कर हिलाक कर दिया जाता है।
किसी को जिंदा जला दिया जाता है, किसी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, फसाद होते हैं, दुकानें जलती है, लोग मार दिए जाते हैं, गोली का निशाना लगाने वाले गोलियां चला देते हैं, लेकिन उसकी तहकीक नहीं होती, इंक्वायरी नहीं होती। इंक्वायरी होती है, दोषी को सजा नहीं मिलती, निर्दोष तड़पता है, इंसाफ की भीख मांगता है, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। हमारे इस मुल्क में हमारा माल भी खतरे में। माल खतरे में कैसा है कि कभी मालिया आता है, बैंकों में महफूज हमारी तिजोरियां लूट कर ले जाता है और बड़े ही इकराम से उसे जाने दिया जाता है। कभी नीरव मोदी आता है और हर डिपार्टमेंट में हमारे माल के साथ खिलवाड़ किया जाता है। ये बैंकों में रखा हुआ माल, ये हमारे देश के डिपार्टमेंट हमारे माल की हिफाजत करने से आजिज आ चुके हैं। हमारा माल भी खतरे में और हमारी आबरू भी खतरे में है। पिछले वाकयात ने बता दिया कि कठुआ और उन्नाव में एक लड़की के साथ बलात्कार होता है। कठुआ में 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है। सूरत में एक छोटी सी मासूम बच्ची के साथ बलात्कार होता है। वर्धा में एक बच्ची के साथ बलात्कार होता है, मारकर फेंक दिया जाता है। यूपी के बाज़ इलाकों में लड़कियों का निकलना मुश्किल हो चुका। ऐसे बेशुमार वाकयात हो रहे हैं। लेकिन जब मैं देखता हूं, सोचता हूं, हमें सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए, तो मुझे ये सारी बच्चियां उस बिरादरी और खानदान से दिखाई दे रही है जो लोगों के जहन में निचली बिरादरी कही जाती है। ऊंची बिरादरों की बच्चियों के साथ ऐसा नहीं होता, ऊंची बिरादरी की औरतों के साथ ऐसा नहीं होता। ये क्यों हो रहा है? इंसाफ क्यों नहीं मिलता? जुल्म क्यों पनप रहा है? जुल्म क्यों बढ़ रहा है? जालिम क्यों दंदनाता फिर रहा है? वजह क्या है? वजह यह है कि जब देश आजाद हो रहा था, मेरे और आपके बुजुर्ग, मेरे और आपके आबा व अजदाद, मेरे और आपके बड़े देश को आजाद करने की फिक्र में लगे हुए थे। और एक समाज था जो कमरों में बैठे हुए अंग्रेजों से हाथ मिलाकर इस देश पर अपने तसल्लुत की प्लानिंग कर रहा था, इस देश को अपने मुट्ठी में लेने की प्लानिंग कर रहा था। इनकी खोपड़ियों में एक रूल आया, इनकी खोपड़ियों में एक उसूल आया, डिवाइड एंड रूल, कि लड़ाओ। कैसे लड़ाओ? जात के नाम पे लड़ाओ, बिरादरी के नाम पे लड़ाओ, टुकड़े करो। एससी को एसटी से लड़ाओ, एससी को अलग करो, एसटी को अलग करो, ओबीसी को अलग करो, और न जाने जितने भी बिरादरियां हैं, सिख को मुसलमानों का दुश्मन बनाओ, मुसलमानों को सिखों का दुश्मन बनाओ, आपस में लड़ाओ, जितना हो सकता है इस देश में फूट डालो। उनकी ये मंतिक, उनका ये फलसफा, उनकी ये आइडियोलॉजी उनके काम आ गई। और हम सीधे साधे कि हमारा डीएनए एक, हम बहन, अब भाई भाई, हम आपस में भाई भाई, एक माँ बाप की औलाद। कुरान करीम कहता है लड़ो मत, या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुम सबको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है। तुम्हारा बाप एक है और तुम्हारी मां एक है।
हम ये कुरान के सबक को भूल गए। अब होना ये चाहिए था कि ये सबक मुसलमानों के पास था। मुसलमानों ने आगे बढ़कर लोगों को कहना चाहिए था कि तुम हमारे भाई हो। वामन मेश्राम जी ने एक बहुत बड़ी बात कही थी, मैं उस बात को उनके सामने दोहराता हूं। उन्होंने ये कहा था कि ब्राह्मण लाबी, इनकी किताब है मनुस्मृति, उस किताब में ये लिखा है कि SC ST शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब यानी शूद्र, इनके हाथ का पानी भी मत पियो, इनको अपने से दूर करो, इनके बाजू भी मत बैठो, इनकी छांव भी अपने ऊपर मत पड़ने दो। और शूद्र बनाकर उन्होंने जुल्म ढाया। इस्लाम ने हमें कहा था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे कहा था, उनसुर अखा का जालिमन और मजलूमा, कि तुम मदद करो अपने भाई की। अगर तुम्हारा भाई जालिम है तो उसको जुल्म से रोको, और अगर तुम्हारा भाई मजलूम है तो उसको जुल्म से बचाओ। शूद्रों पे जुल्म हो रहा था। ऐसे मौके पर मुसलमानों को उनके पास जाना चाहिए। आज भी वो मजलूम बने हुए हैं, मुसलमानों को उनके पास जाना चाहिए, उनको समझाना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि तुम हमारे भाई हो। मुसलमानों को जाना चाहिए तो मुसलमान नहीं जाते, उनकी किताब उनको जाने से रोकती है, लेकिन वो सत्ता हासिल करने के लिए इनके पास जाते हैं। ब्राह्मण लॉबी ने एक प्लानिंग की कि अंग्रेज जब जा रहे थे तो उनकी तादाद 15 लाख थी, कि 15 लाख लोगों ने इस देश पर हुकूमत की और हमारी तादाद, हमारी मेजॉरिटी 45 लाख है। जब 15 लाख लोग इस देश पर हुकूमत कर सकते हैं, यहां के लोगों को गुलाम बना करके 150 साल राज कर सकते हैं, तो हम 45 लाख मेजॉरिटी होने के बाद हम क्यों नहीं हुकूमत कर सकते? तो उन्होंने हुकूमत की प्लानिंग बनाई। हुकूमत की प्लानिंग के लिए पार्टियां बनाई, और वो पार्टियां आज हमारे आबरू के साथ, हमारी जान के साथ, हमारी माल के साथ अपनी सत्ता को कायम रखने के लिए और अपनी सत्ता को चमकाने के लिए और अपनी सत्ता को मजबूत बनाने के लिए कभी जान पर हमला करती है, कभी माल पर हमला करती है और कभी आबरू पर हमला करती है। अगर हमें अपनी जान, माल, इज्जत और आबरू बचाना है तो हमें उठ कर के खड़ा होना पड़ेगा, और हमारा जो संविधान है उसको बचाने के लिए हमें जान, माल, इज्जत व आबरू की बाजी लगानी पड़ेगी। वामन मेश्राम जी की क़ियादत में हम वामन मेश्राम जी के कांधे से कांधा लगा करके काम करेंगे, और सारे समाज जितने मजलूम हैं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो SC हो, चाहे वो ST हो, चाहे OBC हो, चाहे लिंगायत हो, चाहे सिख हो, चाहे क्रिश्चियन हो, सबको एक झंडे तले जमा हो करके इस लड़ाई को लड़ना होगा, तब जाकर के हमारा देश आजाद होगा। इस कारवा को जन आंदोलन निर्माण निधि देने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा सुखदेव सर, वाघमारे सर, प्रफुल्ल गवई, मिलिंद आठवले, विनोद गाडे, संतोष थोरात, सुनील डोंगरदिवे, कटक तलवारे, देवरे साहेब, आर्यन चव्हाण साहेब यांनी लवकरात 5 मिनिटात येऊन साहेबांना 1 लाख रुपये जन आंदोलन निधी येथे आम्ही देत आहोत, तरी सर्वांनी येऊन साहेबांना देण्यात येईल। यानंतर माननीय वामन मेश्राम साहेब, राष्ट्रीय संयोजक बहुजन क्रांती मोर्चा येथील व आपले विचार व्यक्त करतील। माननीय मेश्राम साहेब। साथियों, बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा आज जो परिवर्तन यात्रा
अमरावती शहर में आई है। 24 अप्रैल 2018 को नागपुर शहर से इसकी शुरुआत हुई है और 3 जून 2018 को इस परिवर्तन यात्रा का समारोह होगा पूना शहर में। 42 दिन तक ये यात्रा, परिवर्तन यात्रा महाराष्ट्र के 36 जिले और 367 तहसील और 44,000 गांवों में जागृति का अभियान चलाकर 42 दिन तक ये यात्रा चलते रहने वाली है। इस परिवर्तन यात्रा का एक मकसद एक्सपेरिमेंटल है। ये एक्सपेरिमेंटल बेस जो है इसलिए है क्योंकि हम लोग एक ऐसी बड़ी परिवर्तन यात्रा निकालना चाहते हैं जो लगभग 6 महीने तक लगातार चलेगी। कन्याकुमारी से कश्मीर तक और कश्मीर से दिल्ली तक ये यात्रा चलेगी और 5 और एक पूरक यात्राएं सारे देश के अलग अलग कोने से चलेगी और जो मुख्य परिवर्तन यात्रा होगी उस यात्रा में वो यात्राएं शामिल होगी। इतनी बड़ी परिवर्तन यात्रा निकालने के लिए हमारे पास तजर्बा नहीं है, अनुभव नहीं है। इसलिए इस परिवर्तन यात्रा का एक मकसद अनुभव हासिल करना है, एक्सपेरिमेंटल है। और दूसरा परिवर्तन यात्रा का मकसद ये है कि इस देश में जो परिवर्तन लाया गया, जबरदस्ती से लाया गया, कानून और संविधान के विरोध में लाया गया, सारी लोकतांत्रिक संस्थाओं पर 3.5% ब्राह्मणों के द्वारा कब्जा किया गया, इसकी जानकारी मीडिया के द्वारा भारत के प्रजा को नहीं दी गई, इसके बारे में लोगों को जागृत नहीं किया गया। इसलिए इसके बारे में एक बृहद जागरण अभियान प्राथमिक रूप से महाराष्ट्र में एक्सपेरिमेंटल लेवल पर और दूसरा 6 महीने जब लगातार ये यात्रा निकलेगी तो देशव्यापी परिवर्तन के लिए देश को और देश में रहने वाले तमाम मजलूमों को, तमाम वंचितों को इसके बारे में जानकार बनाना है और जानकार बनाकर जागृत करके उनको जोड़ना है, इकट्ठा करना है। तो इसलिए एक बड़ा अभियान सारे देश भर में चलाने की शुरुआत है। इसलिए साथियों कि अभी इस देश में जो लोकतांत्रिक संस्थाओं पर कब्जा का षड्यंत्र पूर्वक कब्जा किया गया, उसके बारे में हमको सबसे पहले जानना होगा। जानने के लिए मैं कुछ पार्श्वभूमि आपको बताना चाहूंगा कि 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू हुआ
और 1952 को प्रथम लोकसभा का अधिवेशन हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ। जब ये प्रथम लोकसभा का चुनाव हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 3.5% ब्राह्मणों को 60% टिकटें दी और 47% ब्राह्मण चुनवा कर लाए और देश की प्रीमियर इंस्टीट्यूट संसद पर कब्जा किया। संसद पर कब्जा करने की ये जो घटना है, इसमें 2-3 बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं जो आप लोगों की जानकारी में नहीं है। पहली बात, जब 3.5% ब्राह्मणों को 60% टिकटें दी गई तो 56.5% दूसरे बिरादरी के लोगों के अधिकारों पर अतिक्रमण किया गया। उसमें सबसे बड़ी बिरादरी अदर बैकवर्ड क्लासेस की, ओबीसी की है, जिनको 1952 के प्रथम लोकसभा के चुनाव में टिकटों से वंचित किया गया। ये काम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। जिस पंडित जवाहरलाल नेहरू को हम आधुनिक भारत का निर्माता, महान समाजवादी, महान सेकुलर, बच्चों का चाचा, बहुत कुछ कहते हैं, उसने ये किया, तो उसका वास्तविक रूप आप लोगों को मालूम होना चाहिए। दूसरी बात, आजादी के आंदोलन में गांधी नेहरू ने हमारे देश की तमाम प्रजा को यह आश्वासन दिया था, ये वादा किया था कि आजादी मिलने के बाद भारत के तमाम लोगों को, सभी लोगों को आजादी मिलेगी। मगर जब टिकट बंटवारे का मामला आया तो केवल 3.5% ब्राह्मणों को 60% टिकटें दी गई और बाकी बिरादरियों के साथ धोखाधड़ी की गई। ये धोखाधड़ी आजादी के आंदोलन में जो वादा किया गया था, उस वादे के साथ विश्वासघात था। ये दूसरी बड़ी बात है। तीसरी बड़ी बात, इस आजादी के लिए जिन लोगों ने अपनी जान कुर्बान की, जिन्होंने शहीदी स्वीकार की, जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी कुर्बान की, उन लोगों ने इसलिए कुर्बान नहीं की कि अंग्रेज नाम का विदेशी चला जाए और ब्राह्मण नाम का विदेशी भारत का हुक्मरान हो जाए। इसके लिए उन्होंने ये कुर्बानियां नहीं की थी, मगर ये कुर्बानियां जिन लोगों ने की, उनके साथ इन लोगों ने जो चुनाव में टिकट बंटवारे का काम किया, उससे सिद्ध होता है उन्होंने उन कुर्बानी देने वाले लोगों के साथ भी विश्वासघात किया, शहीदों के साथ भी विश्वासघात किया। ये तीसरी बात है। और चौथी बात ये कि जब संसद पर इन्होंने कब्जा किया तो बहुतों को ये जानकारी नहीं है या बहुतों को इतनी समझदारी नहीं है कि संसद पर कब्जे का क्या मतलब होता है। संसद पर कब्जे का मतलब होता है विधायिका पर कब्जा। विधायिका पर कब्जे का मतलब होता है विधान बनाने वाली संस्था पर कब्जा। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ब्राह्मणों का विधान बनाने वाली संस्था पर कब्जा किया तो उन्होंने ब्राह्मणों के लिए ऐसे ऐसे अनुकूल कानून बनाए, ऐसे ऐसे अनुकूल कानून बनाए। आज 2018 में 5-5 नेशनल लेवल की पार्टियां अकेले ब्राह्मणों की है, जिनकी संख्या 3.5% है। उनकी 5-5 नेशनल लेवल की रिकॉग्नाइज पार्टियां है। हैरान होने की बात है। और ये जो जानकारी मैं आप लोगों को दे रहा हूं कि 5-5 नेशनल लेवल की पार्टियां है, तो बहुत लोगों को सही जानकारी नहीं होगी, तो मैं इसको जानकारी को भी थोड़ा सा डिटेल करना चाहूंगा। 1885 को जब कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसे हिंदी में और मराठी में राष्ट्रीय सभा कहा जाता था,
जब इसकी स्थापना की गई तो चटर्जी, मुखर्जी, बैनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर इन ब्राह्मणों ने इस संस्था को बनाया। उस समय ज्योतिराव फुले जीवित थे और ज्योतिराव फुले को जब कांग्रेस में लाने की कोशिश की गई तो ज्योतिराव फुले ने कहा, मराठी में कहा, रिकॉर्ड में लिखा हुआ है, ये कसली राष्ट्रीय सभा, अरे ही तर भट सभा है, भटांची सभा है। उन्होंने कहा कि मैं इस संगठन में नहीं जाऊंगा। ज्योतिराव फुले ने कांग्रेस में जाने से इनकार किया, छत्रपति शाहू महाराज ने कांग्रेस में जाने से इनकार किया, बाबा साहब अंबेडकर ने कांग्रेस में जाने से इनकार किया, पेरियार रामस्वामी मद्रास के प्रोविंस के जनरल सेक्रेटरी थे। जब 1925 को गांधी जी ने जब उन्होंने ब्राह्मणवाद के विरोध में मोर्चा खोला तो गांधी जी ने उनको चिट्ठी लिखी और कहा कि ब्राह्मणवाद के विरोध का कार्यक्रम कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं है, अब ये आंदोलन छोड़ दो। पेरियार ने इरोड में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर घोषित किया कि मैं ब्राह्मणवाद के विरोध का कार्यक्रम तो नहीं छोड़ूंगा मगर कांग्रेस को जरूर छोड़ दूंगा। 1925 को पेरियार रामस्वामी ने कांग्रेस पार्टी का त्याग किया और संकल्प किया और डिटरमिन किया कि मैं कम से कम तमिलनाडु से कांग्रेस को, जो तमिलनाडु के बॉर्डर में समंदर है, उस समंदर में डुबाऊंगा। आप लोग इस जानकारी को ग्रहण करके खुशी महसूस करेंगे कि पेरियार ने जो आंदोलन, द्रविड़ कसगम का जो आंदोलन चलाया था, उस द्रविड़ कसगम के आंदोलन से निकलने वाली डीएमके, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, ये जो पार्टी है, उन्होंने तमिलनाडु में राज स्थापित किया। उसी पार्टी से दूसरी एक पार्टी निकली AIADMK, वो कुछ साल वहां राज रही। आज की परिस्थिति ये है, DMK जाती है तो AIADMK आती है, AIADMK जाती है तो DMK आती है। यानी पेरियार ने जो आंदोलन शुरू किया था, उस आंदोलन से दोनों पार्टियों का उदय हुआ और तमिलनाडु के मुख्य राजनीतिक प्रवाह से कांग्रेस को हटा दिया गया। जो पेरियार ने प्रण किया था, संकल्प किया था, आज भी आप तमिलनाडु में जाके देख सकते हैं। काल्पनिक बातें नहीं बता रहा हूं, सारी ऐतिहासिक और फैक्ट बातें बता रहा हूं। और सत्य कहने के लिए किसी को घबराना नहीं चाहिए, किसी को डरना नहीं चाहिए और किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। साथियों, दूसरी पार्टी आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं, भारतीय जनता पार्टी, ये बनने के पहले जनसंघ था। जनसंघ को RSS के गुरु गोलवलकर ने बनाया था और उसका पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाली ब्राह्मण था। ये भी ब्राह्मणों की पार्टी थी। जब अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी इसके नेता थे तो 77 में इन्होंने अपनी पार्टी जनता पार्टी में विलीन की। जनसंघ को जनता पार्टी में विलीन करने के बाद जनता पार्टी में इनके साथ विवाद हुआ। विवाद होने की वजह से अटल बिहारी और अडवाणी बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद इन्होंने भारतीय जनता पार्टी बनाई और उस भारतीय जनता पार्टी का प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित अटल बिहारी वाजपेयी थे। ये दूसरी ब्राह्मणों की पार्टी थी। तीसरी ब्राह्मणों की पार्टी श्रीपाद अमृत डांगे ने भारत की कम्युनिस्ट पार्टी बनाई, ये भी ब्राह्मणों की पार्टी। चौथी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी EMS नंबूदरीपाद, केरला का नंबूदरी ब्राह्मण, उसने बनाई। पांचवी नेशनल लेवल की पार्टी पिछले साल अक्टूबर महीने में चुनाव आयोग ने उसको मान्यता दी, तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी, बंगाल, ये भी ब्राह्मण। आज के तारीख में 5-5 नेशनल लेवल की पार्टियां ब्राह्मणों की है। 2 और पार्टियां हैं, एक शरद पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस, दूसरी बहुजन समाज पार्टी। इन 2 पार्टियों को चुनाव आयोग ने नोटिस दिया कि आपकी पार्टियों का वोट परसेंटेज घट गया है, तो आपकी पार्टी का नेशनल स्टेटस रद्द क्यों न किया जाए। तो हम मानकर चलते हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो परसों बहुजन समाज पार्टी या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का स्टेटस नेशनल लेवल का रद्द हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि आज केवल 3.5% ब्राह्मणों की 5-5 नेशनल लेवल की पार्टियां है। ये मैं क्यों बता रहा हूं आप लोगों को, ये जानने के लिए कि इन्हीं 5 पार्टियों का भारत पर राज है।
इन्हीं 5 पार्टियों का भारत पर राज होने का मतलब है ब्राह्मणों का राज है, ब्राह्मण राज है। बताने के लिए तो संविधान है, मगर ये ब्राह्मण राज भारत में संविधान के अनुसार नहीं बल्कि मनुस्मृति के अनुसार राज कर रहे हैं। तो ये जो बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि 5-5 नेशनल लेवल की पार्टियां ब्राह्मणों की पार्टियां है, तो इन्हीं लोगों ने सारा का सारा कब्जा किया हुआ है। आज 99 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे 2004 तक। 2004 को चुनाव हुआ, कांग्रेस की सरकार आई। कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी 2014 तक रही। 2014 को फिर चुनाव हुआ, फिर बीजेपी की सरकार आई। यानी बीजेपी की सरकार गई तो कांग्रेस की आई, कांग्रेस की सरकार गई तो फिर बीजेपी की आई। इसका मतलब है कांग्रेस जाती है तो बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है तो कांग्रेस आती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब भी आप लोगों को समझ में आना चाहिए। इसका मतलब यह है कि एक ब्राह्मण जाता है तो दूसरा ब्राह्मण आता है। सरकारों में परिवर्तन हो जाता है, सत्ता में परिवर्तन हो जाता है, चुनाव में परिवर्तन हो जाता है, मगर शासक जाति में परिवर्तन नहीं होता। ये नाम का ब्राह्मण शासक था, बदल गया तो बी नाम का शासक ब्राह्मण फिर शासक बन जाता है और उनकी ही सत्ता रहती है। इसका मतलब यह है कि चुनाव में परिवर्तन होता है, शासक जाति में परिवर्तन नहीं होता है। ये जो परिवर्तन भारत में आया है, इस परिवर्तन की भारत के समस्त प्रजा को कोई जानकारी नहीं है। इस देश का मीडिया इसके बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दे रहा है। काशीराम जी कहा करते थे, एक नागनाथ है, एक सापनाथ है। नागनाथ डस ले तो मरना तय है, सापनाथ डस ले तो मरना तय है। नागनाथ से हो सकता है जल्दी मर जाए, सापनाथ से घंटा 1.5 घंटा बाद मर जाए, मरना तय है। क्योंकि इन्होंने बहुजन समाज के लिए, मूल्यवासी बहुजन समाज के लिए हजारों सालों से दुश्मनी पाल रखी है, हजारों सालों से दुश्मनी कर रहे हैं। आज की दुश्मनी नहीं है। 52% ओबीसी को वर्ण व्यवस्था में शूद्र बना के रखा। जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनको धर्मशास्त्र के अनुसार अछूत बना के रखा। जो आदिवासी हैं उन लोगों को जंगलों और पहाड़ों में रहने के लिए मजबूर किया। जो नॉमिनिक ट्राइब है, जो क्रिमिनल ट्राइब्स है, उन लोगों को जराइम पेशा करने के लिए मजबूर किया गया और किसी प्रकार के रोजगार के साधन नहीं रखे तो उनको अपराध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रखा। ये तो हजारों सालों का उनकी व्यवस्था है। जिन लोगों की हजारों सालों की ये व्यवस्था है, उन्हीं लोगों के नियंत्रण में आजादी मिलने के बाद सारा का सारा कब्जा कर लिया। संविधान के अनुसार हर 18 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार है। 100 में 85% हम SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं। इन लोगों का राज होना चाहिए था, मगर इन लोगों का राज नहीं, 3.5% ब्राह्मणों का 85% लोगों पर राज है। हैरान करने वाली बात है, संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार यह संभव नहीं है, मगर ऐसा है, ऐसा किया जा चुका है। और अगर ऐसा किया जा चुका है तो यह कानून और संविधान के विरोध में जाकर किया गया है। इसे जानने की, इसे समझने की जरूरत है। और इन बातों को किसी भी स्थिति में बोलते रहने की जरूरत है। कोई लिखने वाला नहीं है, बोलते रहने की जरूरत है। मैं अकेला ही देश भर में बोल रहा हूं, कोई बोल नहीं रहा है, कोई बोलने की हिमाकत और हिम्मत नहीं कर रहा है। मैं तो ये बोलने के लिए जेल में जाने के लिए भी तैयार हूं। मैं जानता हूं संविधान के अनुसार, आर्टिकल 19 के अनुसार मुझे मौलिक अधिकार है बोलने का, और मैं तथ्य बता रहा हूं। कोई अगर अपराध कर रहा है तो मैं कह रहा हूं अपराध है। अगर अपराध को अपराध कहना अपराध है तो अपराध को करना अपराध नहीं है। अपराध को अपराध कहना अगर अपराध है तो अपराध करना अपराध नहीं है। तो यह जानकारी लोगों को हर स्थिति में, हर परिस्थिति में बताया जाना जरूरी है।
और इसके लिए किसी भी प्रकार की कीमत चुकाए जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। हम तो इसी इरादे के साथ ये काम कर रहे हैं। और मैं कोई एक जिले में ये बात नहीं करता हूं, 539 जिलों में हमारे संगठन का कार्य चल रहा है, सारे देश भर में चल रहा है, सारे देश भर में जाके कहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे पास जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो सारे सरकारी दस्तावेज है। जो सरकारी दस्तावेजों में सरकार को लिखने के लिए दिक्कत नहीं है तो मुझे कहने के लिए दिक्कत क्या है। इसलिए साथियों ये बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूं क्योंकि आप लोग ऐसा सोचते हैं कि चुनाव के द्वारा इसमें परिवर्तन लाना संभव है। मैं नहीं मानता, मैं इस बात को नहीं मानता कि चुनाव के द्वारा इसमें परिवर्तन करना संभव है। कैसे? कांग्रेस जाएगी तो बीजेपी आएगी, बीजेपी जाएगी तो कांग्रेस आएगी, कैसे बदलोगे? मुझे तो समझ में नहीं आता। अगर आपके पास कोई समझदारी है तो मुझे बताओ। मुझे तो, मेरे पास तो ये समझदारी है नहीं कि एक ब्राह्मण जाएगा तो दूसरा ब्राह्मण सत्ता में आएगा और दूसरा जाएगा तो तीसरा दूसरा आएगा। इसमें परिवर्तन होगा कैसे? चुनाव के द्वारा आप कहते हो होगा। अब तो ईवीएम मशीन भी आया है और ईवीएम मशीन में तो आपके वोट गायब हो जाते हैं। मैं तो ईवीएम मशीन के विरोध में सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ चुका हूं। ईवीएम मशीन में घोटाला होता है, भारत भर में किसी के पास कोई सबूत नहीं है, केवल मेरे पास सबूत है और सारे सबूत मैंने सुप्रीम कोर्ट को दिए। 24 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने मेरे केस में मेरे फेवर में निर्णय दिया। मैं तो जानता हूं, मेरे पास सबूत है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। ईवीएम में घोटाला होता है, इसके भारत में केवल मात्र मेरे पास सबूत है। दूसरे लोग केवल बोलते हैं घोटाला होता है, गड़बड़ होता है, मगर उनको पूछा क्या सबूत है? उनके पास कोई सबूत नहीं, मेरे पास तो सबूत है। मैंने चुनाव आयोग को लिखित रूप से कई सवाल पूछे, एक भी सवाल का चुनाव आयोग ने मेरे जवाब नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट में मैंने लिख कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया, नोटिस इशू करने के बाद चुनाव आयोग ने जवाब दाखिल किया, फिर भी मेरे सवालों का जवाब दाखिल नहीं किया। और जवाब दाखिल नहीं किया इसका मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, क्योंकि जवाब उन्होंने रिटर्न दाखिल किया तो मेरे पास भी कॉपी है चुनाव आयोग की। 2 जवाब तो चुनाव आयोग ने झूठे लिखे। हमने रिजॉइंडर दिया सुप्रीम कोर्ट को और रिजॉइंडर में सबूत के साथ साबित किया कि चुनाव आयोग ने हलफनामे में 2 झूठे जवाब दाखिल किए। जब हमने रिजॉइंडर में साबित किया और सबूत के साथ साबित किया तो इसका मतलब होता है चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में गलत हलफनामा दाखिल किया और गलत हलफनामा, गलत जानकारी देना क्रिमिनल ऑफेंस है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में गलत हलफनामा दाखिल किया, इसका मतलब है उन्होंने क्रिमिनल ऑफेंस किया। माइक पर बोल रहा हूं, रिकॉर्ड में बोल रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड। ये मेरे पास में, मैं कोई भी बात बगैर रिकॉर्ड में नहीं बोलता हूं, ये सारा मैं रिकॉर्ड में बोलता हूं। आप लोगों के जानकारी के लिए भी बता दो कि ये जो भाषण में बोल रहा हूं अमेरिका में भी सुना जा रहा है। हाँ भाई, सुना जा रहा है कि नहीं सुना जा रहा है? संकेत, ये सारा लाइव चल रहा है ना, ये सोशल मीडिया में लाइव चल रहा है और कम से कम 36 देशों में सुना जा रहा है। अभी मैं एक मुस्लिम कंट्री से आया, वहां भी बहुत लोग सुन रहे हैं। तो ये मैं जानता हूं, मैं कोई भी बात जब माइक पर कह रहा हूं, रिकॉर्ड में कह रहा हूं, तो मैं ये भी कहता हूं कि अगर सरकारी किसी अधिकारियों को कोई रिकॉर्ड चाहिए तो मेरे पास से ले जाओ, सुप्रीम कोर्ट को दे दो कि मैंने ऐसे कहा, चुनाव आयोग को बोलो मैंने ऐसे कहा, दे दो, फिर मैं देखता हूं उन लोगों को, क्योंकि मेरे पास तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है।
तो मैं आप लोगों को इसीलिए कह रहा हूं कि कोई सच कहने के लिए मुझे भारत में तो कोई नहीं रोकने वाला, मेरा गला कोई नहीं दबा सकता। हाँ, गोली जरूर मारी जा सकती है मुझे, कोई मेरा आवाज खत्म करने के लिए गोली मार सकता है, मगर गोली मारने के बाद गोली मारने वालों को भी सोचना होगा कि उसका क्या होगा, उन लोगों का क्या होगा। क्योंकि मैं कोई गांधी की तरह इस गाल पर मारो तो ये गाल नहीं देने वाला हूं। मैं तो बराबरी का व्यवहार करने वाला आदमी हूं। मेरे साथ जो जैसे व्यवहार करेगा मैं उसी के साथ वैसे व्यवहार करने की बात करता हूं। और मैं ऐलान करके बोल रहा हूं, मैं कोई प्राइवेट में नहीं बोल रहा हूं। साथियों, मैं जो तथ्य आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस देश में आप चुनाव के द्वारा बदलना चाहते हैं। कांग्रेस जाएगी तो बीजेपी आएगी, बीजेपी जाएगी तो ब्राह्मण आएगी, एक ब्राह्मण जाएगा दूसरा ब्राह्मण आ जाएगा। तो चुनाव के द्वारा आप बदलाओगे कैसे? मुझे तो नहीं लगता ये बदलाव संभव है। कुछ लोग कहते हैं हमारे देश में लोकतंत्र है। मेश्राम जी, आपको मानना पड़ेगा। अरे जबरदस्ती से बनवाओगे क्या? जब लोग कहते हैं लोकतंत्र है, क्या सबूत है भाई लोकतंत्र का? तो कहते हैं चुनाव तो होता है ना। उसका मतलब यह है उनको उतनी ही अकल है कि चुनाव के माने लोकतंत्र, यानी उनको इतनी ही अकल है, इतनी ही समझदारी है कि चुनाव माने लोकतंत्र। उससे ज्यादा अकल तो है नहीं। और दुनिया में चुनाव माने लोकतंत्र नहीं माना जाता। चुनाव तो एक कार्य प्रणाली है। लोकतंत्र के द्वारा, चुनाव के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव चुनने के बाद लोकतंत्र का मामला तो शुरू होता है। हमारे लोगों को तो यह भी समझ में नहीं आता। तो मैं जानता हूं मुझे कम से कम कुछ बातों की समझदारी है। हम अपने जिन पुरखों को अपना पुरखा मानते हैं, महान मानते हैं, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने हमको सिखाया बहुत सारी बातें, और उसके आधार पर यह बात मैं कह रहा हूं कि देश में लोकतंत्र नहीं। आपको सबूत चाहिए? चलो सबूत देता हूं। सबूत के आधार पर बात करने की मेरी आदत है। दुनिया में, सारे दुनिया में जहां जहां भी लोकतंत्र है वो 4 पिलर पर खड़ा है। विधायी का जहां कानून बनाया जाता है। 2009 में इन्हीं ब्राह्मणों के पार्टी का 375 सीटों पर कब्जा था। 366 सीटों से 2/3 मेजॉरिटी होती है और कोई भी कानून पास किया जा सकता है। 2014 में 411 सीटों पर आउट ऑफ 543 411 सीटों पर कब्जा है इन्हीं पार्टियों का। दूसरा पिलर है कार्यपालिका, IAS, IPS, IRS। 79.2% अधिकारी ब्राह्मण और तत्सम ऊंचे अधिकारी हैं। आपको SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोगों को जो डे टू डे ऑफिस में जाना पड़ता है, काम करना पड़ता है, तो वहां आपके साथ जो व्यवहार होता है वो यही लोग आपके साथ करते हैं। मंत्री लोग मिनट टू मिनट, आवर्स टू आवर्स, डे टू डे मुसलमानों को परेशान करने के लिए नहीं आते हुए, प्रशासन वाले लोग ही है। मुसलमानों को जो परेशानी होती है या SC, ST, OBC के लोगों को परेशानी होती है, अरे एक FIR दाखिल करने के लिए पुलिस चौकी में FIR दाखिल नहीं होता। आजाद है। बेवकूफी की हद है भाई। पुलिस चौकी में आसानी से FIR तक दाखिल नहीं होता और सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर इशू करना पड़ता है कि FIR दाखिल करो। जिस देश में सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर करना पड़ता हो कि FIR दाखिल करो, ये नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है। आप कल्पना कर सकते हो इस देश में लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है, कानून और व्यवस्था की कितनी घटिया व्यवस्था है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं। FIR दाखिल करने के लिए 500 लोगों को चौकी पर जाना पड़ता है। अभी मैं लखनऊ में 50 लोगों को FIR दाखिल करने के लिए भेजा, फिर भी नहीं हुआ। SP के पास लोग गए, कहा कि मैं मजबूर हूं, मैं आपका FIR दाखिल करने के लिए इंस्पेक्टर को कह नहीं सकता।
हमने पूछा क्या मजबूरी है, कहा हम नहीं बता सकते, हमारी मजबूरी हम आपको क्या बताएं, हम आपको सलाह दे सकते। तो हमने पूछा क्या सलाह है, कहा कोर्ट में जाओ डायरेक्ट एफआईआर दाखिल करवाने के लिए। एफआईआर दाखिल करवाना कोर्ट का काम नहीं है, पुलिस चौकी का काम है। अगर कोर्ट ऑर्डर करे उसके बाद हम एफआईआर करेंगे। ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं मैं, तो सारे देश भर में डे टू डे सारे देश भर में हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें मालूम है। तो देश में जो प्रशासन है ये लोकतंत्र का दूसरा पिलर है। आईएएस आईपीएस आईआरएस अधिकारियों का 79.2% 80% के लगभग ब्राह्मण और तत्सम ऊंचे जाति के लोगों का कब्जा है। इस वजह से भारत की लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज, कानून के अनुसार कोई राज, रूल ऑफ लॉ नाम का कोई राज भारत में वजूद में नहीं है। ऊपर से आदेश होगा तो लॉ एंड ऑर्डर होगा। इसका मतलब है कानून का राज, रूल ऑफ लॉ नहीं है। तीसरा पिलर है तीसरा पिलर जुडिशियरी। 97% जुडिशियरी पर ब्राह्मण और तत्सम ऊंचे जाति का कब्जा है। आप लोग अखबार पढ़ते होंगे, सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है तमाशा। एक चीफ जस्टिस के खिलाफ 4 सीनियर मोस्ट जज लिख रहे हैं। व्यवस्था में कितनी घटिया डेवलपमेंट हो रही है, आप अंदाजा लगा सकते हो। फिर भी एरोगेंसी बरकरार है, और इतनी एरोगेंसी बरकरार है कि विरोधी पार्टी के लोगों को जज के विरोध में महाअभियोग चलाने की नोटिस देनी पड़ी। अंदाजा लगा सकते हो। चौथा पिलर है लोकतंत्र का मीडिया। मीडिया 4 प्रकार का है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ब्राह्मण बनिया का कब्जा, प्रिंट मीडिया पर ब्राह्मण बनिया का कब्जा, अखबार और किताबों पर। तीसरा मीडिया है ट्रेडिशनल मीडिया। मुरारी बापू, आसाराम बापू, डोंगरे महाराज, ओझा महाराज, पाजा महाराज, राजा महाराज, यानी अदर महाराज, बचाकुचा महाराज, सारा ब्राह्मणवादी लोगों के कब्जे में। चौथा मीडिया, इस देश में 7,500 बोली भाषा बोली जाती है। बोली जिसकी कोई स्क्रिप्ट नहीं है, जिसकी कोई लिपि नहीं है, कोई मान्यता नहीं है। उनको ब्राह्मण ग्रंथ भाषा बोलता है, ग्रंथ भाषा ही लिखता है, उसको शासन में मान्यता है, इस पर भी उनका ही कब्जा है। तो लोकतंत्र के जो 4 पिलर है, विधायी का जहां कानून बनाया जाता है उनका कब्जा। दूसरा पिलर कार्यपालिका जिस पर अमल किया जाता है, 80% उनका कब्जा। 20% SC ST OBC माइनॉरिटी का कब्जा। जिनका 80% है वो 20% लोग उनकी बात हामी मिलाते हैं। 100% हो गया, 80 का मतलब 100। जुडिशरी में 97%। संविधान हमारे समर्थन में और जजेस के फैसले हमारे विरोध में। मेरे पास तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। मैंने तो अभियान चलाया था साल भर, बेलगाम होती न्यायपालिका को लगाम कैसे लगाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के वकील ने कहा, मेश्राम जी ये अभियान मत चलाओ। मैंने कहा क्यों मत चलाओ? कहा कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला है। मैंने कहा मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहा हूं, ठीक है, कितनी सजा होगी? कहा 6 महीने की होगी। मैंने पूछा ज्यादा तो नहीं होगी? कहा कि ज्यादा नहीं होगी। तो मैंने कहा मैं जाऊंगा, 6 महीने अंदर जाऊंगा, क्योंकि किसी ने किसी को सच तो बोलना पड़ेगा। किसी ने किसी को जो एरोगेंसी चल रही है उसके विरोध में बोलना पड़ेगा। फिर मैंने वकील को कहा मुझे कोई अरेस्ट करने वाला नहीं है। उसने कहा क्या बात कर रहे हो, आपको क्यों अरेस्ट नहीं करेंगे? मैंने कहा मेरे को अरेस्ट करेंगे तो ये करोड़ों लोगों के चर्चा का विषय होगा। अगर मैं बोल रहा हूं तो कुछ लोग सुनेंगे, कुछ लोग नहीं सुनेंगे। मेरे को अरेस्ट करेंगे तो वामन मेश्राम थोड़ी है, तो नेशनल प्रेसिडेंट वामन मेश्राम है, जिसका संगठन 539 जिलों में है। इतने जिले के लोग चुपचाप रहेंगे क्या? तो फिर ये जो जुडिशरी के अंदर हो रहा है वो उतने जिले के लोगों को मालूम हो जाएगा मेरे को अरेस्ट करेंगे। गांधी जेल में जाते जाते छोटे हो गए थे क्या? गांधी जी तो छोटे से थे। गांधी जी भी जेल में जाते जाते महान हो गए, तो मैं भी जेल में जाते जाते थोड़ा सा तो मैं भी महान हो जाऊंगा, नहीं बढ़ा तो। इसलिए मैंने कहा मैं ये अभियान बंद करने वाला नहीं हूं।
साल भर अभियान चलाया, बेलगाम होती न्यायपालिका को लगाम लगा कैसे लगाया जाए, संविधान के विरोध में फैसले, संविधान हमारे समर्थन और जुडिशरी के फैसले हमारे विरोध में, सबूत के साथ मैंने बताया। साथियों, तो इस तरह से जुडिशरी वही काम कर रही है और मीडिया आप लोगों को पता ही है कि हमारी कोई खबर, ये जो सच बोला जाता है इसकी कोई खबर, कोई मीडिया वालों को मैंने पूछा कि ये बात मैं आपको बता रहा हूं क्यों नहीं छाप रहे हो, कहा कि हमारे हाथ में नहीं, हम तो यहां से उधर भेज देते हैं, उधर के लोग नहीं करते, क्या करें। आप जो बोलते हैं सही है, मगर इतना सही छापा नहीं जा सकता, इतना सच छापा नहीं जा सकता, आग लग जाएगी और जो छापने वाले हैं उनके ही छापखाने में आग लग जाएगी, कैसे छापेंगे। इसलिए साथियों, ये अगर मीडिया पर ये जो सारे लोकतंत्र के चारों पिलर पर अगर ब्राह्मणों का कब्जा है, अगर है, तो इसका मतलब है ये लोकतंत्र नहीं, ये ब्राह्मण तंत्र हो गया है। लोकतंत्र खत्म हो गया, ये ब्राह्मण तंत्र स्थापित हो गया। 20 मई 1956 को बाबा साहब आंबेडकर को कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर ऑफ लॉ, संविधान लिखने के लिए, वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी थे, उसके यूनिवर्सिटी ने उसको डॉक्टर ऑफ लॉ देने के लिए अमेरिका बुलाया और उनको भाषण करने के लिए कहा। जब उन्होंने भाषण किया तो कहा कि नेहरू ब्राह्मण तंत्र और लोकतंत्र एक साथ चला रहा है, ब्राह्मण तंत्र और लोकतंत्र एक साथ नहीं चल सकता। ब्राह्मण तंत्र अल्पजन लोगों का तंत्र है और लोकतंत्र बहुजन लोगों का लोकतंत्र है। तो अल्पतंत्र, ब्राह्मण तंत्र और लोकतंत्र एक साथ नहीं चलाया जा सकता। अगर चलाने की कोशिश हुई तो ब्राह्मण तंत्र लोकतंत्र को निगल जाएगा। 20 मई 1956 को बाबा साहब आंबेडकर ने अमेरिका के वॉइस ऑफ अमेरिका के रेडियो पर स्पीच करते हुए नेहरू को कहा कि तुम गलत कर रहे हो, इसके नतीजे गलत आएंगे और इससे भारत में लोकतंत्र विफल हो जाएगा। भारत के अखबार वाले लिखते हैं पाकिस्तान का लोकतंत्र विफल हो गया और भारत का लोकतंत्र सफल हो गया। किस आधार पर कहते हैं भारत का लोकतंत्र सफल हो गया? मैं तो कहता हूं विफल हो गया। कोई भी चुनाव होने के बाद हमारे देश के मीडिया वाले, अखबार वाले लिखते हैं कि हमारे देश में लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, कहते लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। मैं तो कहता हूं ये लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नहीं, ये लार्जेस्ट नौटंकी इन द वर्ल्ड। मैं तो इस पर किताब लिख रहा हूं, मेरे पास इतना सारा तथ्य है कि मैं इसे प्रमाणित कर सकता हूं कि हमारे देश में जो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है कहा जाता है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नहीं, ये लार्जेस्ट नौटंकी है, ये तमाशा है जो दुनिया के सामने इस तमाशा को किया जाता है। इसे जानना समझना बहुत जरूरी है। और अगर ये लोकतंत्र को ब्राह्मण तंत्र में रूपांतरित कर दिया गया और अगर ऐसा किया तो आज मैं ऐसे मानता हूं कि इस ब्राह्मण तंत्र ने बहुसंख्यांक प्रजा को गुलाम बनाकर रख दिया है। अगर मैं कहूं कि आप लोगों को गुलाम बनाकर रखा तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हो। मैं आपको बाबा साहब आंबेडकर के शब्दों को बताता हूं। 1952 में जब बाबा साहब आंबेडकर पटियाला में चुनाव के प्रचार के लिए गए तो चुनाव के प्रचार के लिए गए तो उनकी एक आदत थी लिखित भाषण करने की। तो उन्होंने लिखित भाषण तैयार किया और कहा कि वर्तमान स्वराज्य हमारा स्वराज्य नहीं है, ये स्वराज्य हमारा स्वराज्य नहीं है, इस स्वराज्य में हमें गुलाम बना दिया गया है और ये गुलामी हमारी वजह से नहीं है बल्कि हमारे ऊपर थोपी गई गुलामी है। ये बात बाबा साहब आंबेडकर ने लिखित स्पीच में 1952 को संविधान लागू होने के बाद कही। अभी मेरे पास बीबीसी का बाबा साहब आंबेडकर का 1953 का इंटरव्यू मेरे पास आया, अभी आया, अभी तक मुझे नहीं मिला था देखने सुनने को, अभी आया। उसमें वो कहते हैं, पत्रकार ने उनको पूछा इंग्लैंड के, भारत में लोकतंत्र सफल होगा? बाबा साहब आंबेडकर ने कहा नहीं होगा।
आज भारत का लोकतंत्र, मैं जो कह रहा हूं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर, विफल हो चुका है। आखिरी उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट की, जो तमाशा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इससे ऐसा लगता है कि हमारा लोकतंत्र पूरी तरह से विफल हो चुका है। संवैधानिक संस्थाएं संवैधानिक ऑब्जेक्टिव को लेकर काम नहीं कर रही है। कोई संस्था ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करने के लिए जिस संविधान का निर्माण किया गया था, उस संविधान पर अमल ना होने की वजह से ऐसा राष्ट्र और ऐसा समाज निर्माण नहीं हो सका। अगर ऐसा निर्माण नहीं हो सका 68 साल में संविधान लागू होने के साथ में, तो निश्चित रूप से इस लोकतंत्र को विफल लोकतंत्र कहा जा सकता है। इसलिए साथियों, इस परिस्थिति में बदलाव जरूरी है। केवल मात्र चुनाव के द्वारा, जैसे मैंने कहा, कांग्रेस जाएगी तो बीजेपी आएगी, बीजेपी जाएगी तो कांग्रेस आएगी। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, आपसी समझदारी से। अभी राहुल गांधी का एरोप्लेन में कुछ गड़बड़ी हुई तो नरेंद्र मोदी को बहुत चिंता हुई। हम लोगों को क्या बोलते हैं, राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के विरोध में बहुत बोलता है, नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के विरोध में बहुत बोलता है। साले नौटंकी बहुत करते हैं ये कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस के जो लोग हैं, ये नौटंकी हमारे सामने बहुत करते हैं। जैसे फिल्मों में प्राण और धर्मेंद्र नौटंकी करते थे। आप लोगों को मालूम है फिल्मों में कैसे होता है कि प्राण एक धर्मेंद्र को एक मुक्का मारता है, तो नकली होता है। आप लोगों को मालूम है, एक मारता है तो धर्मेंद्र लगनी जैसा ऐसा ऐसा करता है, फिर वो न प्राण को मारता है, प्राण भी ऐसा ऐसा करता है, कभी गिर जाता है और दोनों कभी गिर जाते, फिर सीन पूरा हो जाता है। सीन पूरा होने के बाद फिर दोनों कुर्सी पे आके बीच में टेबल चाय पीते हैं कि सीन अच्छा हो गया है बराबर यही होता है। सिनेमा में होता कि नहीं, शूटिंग में ऐसे होता ना। तो कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस, नरेंद्र मोदी राहुल को मुक्का मार रहा है, राहुल लगने जैसा कर रहा है, राहुल उसको मुक्का मार रहा है, नरेंद्र मोदी लगने जैसा कर रहा है। नौटंकी साले सारे लोगों के सामने कर रहे हैं। मगर मैं जानता हूं ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से काम करते हैं, आपसी समझदारी से काम करते हैं। कांग्रेस में चाचा है तो ताऊ बीजेपी में है, सरकार बीजेपी की रहे तो भी घर में, सरकार कांग्रेस की रहे तो भी घर में। तो ये चचेरे मौसेरे भाई लोग हैं। अटल बिहारी वाजपेयी थे प्रधानमंत्री, तो कांग्रेस ने अटल बिहारी का जो दामाद है भट्टाचार्य, बंगाली ब्राह्मण, उसके बारे में हंगामा खड़ा किया कि भ्रष्टाचार किया। अटल बिहारी ने सोनिया को चिट्ठी लिखा कि आपका भी तो कोई दामाद होगा, ये बात तो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो सोनिया गांधी का दामाद हो गया वाड्रा, तो वाड्रा ने कुछ किया तो बीजेपी वालों ने हंगामा किया। जब कांग्रेस वालों ने हंगामा किया और कांग्रेस की सरकार आई तो भट्टाचार्य को छोड़ दिया। और जब बीजेपी की सरकार आई 4 साल तक बीजेपी के लोगों ने वाड्रा के विरोध में हंगामा किया पार्लियामेंट में। सरकार आई 4 साल हो गया, हाथ भी नहीं लगाया। अभी चुनाव है, अभी तो हाथ लगाने का सवाल ही नहीं है। दामाद भाई, चचेरे मौसेरे भाई, ये तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, अंग्रेजी में इसको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, आपसी समझदारी कहते हैं। तो इस आपसी समझदारी के तहत ये सारा काम हो रहा है। अब इसमें परिवर्तन करना होगा। कैसे होगा परिवर्तन? परिवर्तन करने के लिए हम लोगों को एक रास्ता है। क्या रास्ता है वो जानने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आजादी के आंदोलन में हमको बताया जाता था, यही कांग्रेस के लोगों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा, कि अंग्रेजों की एक पॉलिसी है। क्या पॉलिसी है? बांटो और राज करो। बात सही थी, अंग्रेजों की पॉलिसी थी बांटो और राज करो, बात सही थी। मगर उन्होंने, अंग्रेजों ने भारत के लोगों को 2 हिस्सों में बांटा था, हिंदू मुसलमान।
अंग्रेज आने के 2-2.5 हजार साल पहले ब्राह्मण विदेश से भारत में आए, यहां के मूल निवासी बहुजनों को 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा। जब 6000 जाति के टुकड़ों में ब्राह्मणों ने बांटा, अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान 2 हिस्सों में बांटा। तो हमने सोचा इसका गणित किया जाए कि कौन ज्यादा खतरनाक है। तो 2 से हिंदू मुसलमान का 2 आंकड़ा, 2 से हमने 6000 का भागाकार किया तो आंकड़ा आया 3000। तो ब्राह्मण अंग्रेजों से 3000 गुना ज्यादा खतरनाक है। ब्राह्मण अंग्रेजों से 3000 गुना ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उन्होंने 6000 टुकड़ों में हमें बांटा। बांटने में उनका इंटरेस्ट है, उनका फायदा है, बटे रहने में हमारा क्या इंटरेस्ट है। इसलिए हम लोगों को 6000 टुकड़ों में बांटा। तो बटे हुए जो लोग हैं, बटे हुए लोग नहीं हैं बल्कि बांटे हुए लोग हैं, इनको जगाना होगा। पहला कार्यक्रम हमारा है इस परिवर्तन यात्रा का बड़ा कार्यक्रम, इन लोगों को जिनको बांटा गया है, तोड़ा गया है जाति के आधार पर, इनको जगाना होगा और जगे हुए लोगों को जोड़ना होगा। दूसरा कार्यक्रम, पहले जगाना होगा, जगे हुए लोगों को जोड़ना होगा, जोड़े हुए लोगों से शक्ति का निर्माण करना होगा, क्योंकि कमजोर लोग ताकतवर लोगों से लड़ाई नहीं लड़ सकते। कमजोर लोगों को अगर ताकतवर से लड़ना है तो ताकतवर लोगों से लड़ने के लिए कमजोर लोगों को आपस में इत्तेहाद कायम करना होगा, एकता कायम करनी होगी। एकता कायम करने से शक्ति का निर्माण होगा और शक्ति का निर्माण करने के बाद शक्ति का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग और प्रयोग करना होगा, तब जाकर के परिवर्तन लाया जा सकता है। आज शेड्यूल कास्ट के लोग लड़ रहे हैं, शेड्यूल कास्ट की जातियां आपस में लड़ाई लड़ रही है, शेड्यूल ट्राइब के लोग लड़ रहे हैं, नॉमिनिक ट्राइब के लोग लड़ रहे हैं, एमबीसी के लोग लड़ रहे हैं, ओबीसी के लोग लड़ रहे हैं, माइनॉरिटी में मुसलमान लड़ रहे, सिख लड़ रहे, ईसाई लड़ रहे, बुद्धिस्ट लड़ रहे, जैन लड़ रहे, लिंगायत लड़ रहे, सभी लड़ रहे। सभी लोग इनजस्टिस के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। सभी के सभी लोग लड़ रहे हैं, मगर सभी लोगों की पिटाई हो रही है। जितने लोग अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, सभी लोगों की पिटाई हो रही है। क्यों? अलग अलग लड़ रहे हैं। ये सारे के सारे लोग अलग अलग लड़ रहे हैं, इसीलिए अलग अलग पिटाई हो रही है। जिनकी पिटाई हो रही है उन लोगों को, जो पिटे पिटाए लोग हैं, उनको इकट्ठा आना होगा, इकट्ठा आना होगा, इकट्ठा करना होगा। केवल आने से नहीं होगा, करना होगा। और अगर हम पीटने वाले लोगों के विरोध में अगर इकट्ठा हो जाते हैं तो हम भी उनको पीटने लायक हो सकते हैं। अगर हम भी उनको पीटने लायक हो सकते हैं, मगर हमको दूसरों को पीटने के लिए इकट्ठा नहीं होना है। हमको दुनिया में इंसाफ कायम करने के लिए इकट्ठा होना है, न्याय कायम करने के लिए इकट्ठा होना है। अपने हिस्से का न्याय तो लेना ही लेना है, दुनिया में भी इंसाफ कायम करने का काम करना है। इसके लिए हमको जगना है, जुड़ना है, ताकत का निर्माण करना है। ऐसा करने के लिए आप सभी लोग साथ सहयोग करोगे, इस आशा और विश्वास के साथ एक बात और कहना चाहता हूं कि ये जो बहुजन क्रांति मोर्चा है, एक प्लेटफॉर्म है, संगठन नहीं है। एक प्लेटफॉर्म है। अगर आप, ये अमरावती है, अगर अमरावती के तहसील 10 है, अगर हर तहसील में 25-25 संगठन हैं, तो सारे जिले में 250 संगठन हो गए। कर लो, इकट्ठा कर लो। किसी का बैनर विलीन करने की जरूरत नहीं है, किसी का झंडा डंडा खत्म करने की जरूरत नहीं है। केवल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाओ, और किसी भी व्यक्ति पर अन्याय होता है तो सारे लोग मिलकर हमला करो। मुसलमान पर हुआ तो सारे इकट्ठा हो जाओ, क्रिश्चियन पर हुआ तो सारे इकट्ठा हो जाओ, शेड्यूल कास्ट पर हुआ तो सारे इकट्ठा हो जाओ, शेड्यूल ट्राइब पर हुआ तो सारे इकट्ठा हो जाओ, ओबीसी पे हुआ तो सारे इकट्ठा हो जाओ।
अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी समस्या का समाधान करने के लिए दूसरे के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। हम अपनी समस्या का खुद समाधान कर सकते हैं। संगठनाओं को विलीन करने के लिए कहोगे, लोग नहीं मानेंगे। संगठनाओं को विलीन करने की जरूरत नहीं, संगठनाओं का केवल कोऑर्डिनेशन कर लो और समस्याओं के ऊपर यूनाइटेड एक्शन करो, बस इतना करो, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर आप ऐसा करते हो, वाम से भारत मुक्ति मोर्चा की तरफ से हमारा बहुत बड़ा संगठन है, राष्ट्रीय स्तर का संगठन है, राष्ट्रीय स्तर के रिसोर्सेस है, राष्ट्रीय स्तर का कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो पूरी ताकत से आप लोगों के समर्थन में खड़े हो जाएंगे। आपको अपने जिले में, तहसील में अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए यदि आप यूनाइटेडली करते हो, पूरी ताकत से आपका साथ सहयोग दिया जाएगा। ऐसा आप करोगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।